करीमपुर नाम के गांव में मेघना नाम की सुंदर लड़की रहती थी। मेघना के माता पिता नहीं थे, वह अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। मेघना के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और मेघना में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। मेघना, कल तुम्हारी परीक्षाएं हैं ना, तो तुम आटा क्यों मांड रही हो? मैं आटा मांड दूंगी, तुम जाओ पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए मैं रोजाना की तरह आटा मार सकती हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान पर्याप्त मात्रा में आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तब तक मैं सारा काम कर लूंगी। रचना भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक ओर मेघना अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ मेघना के भाई राघव अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राघव इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। रचना कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यहीं कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी जूतियाँ तो तुमने बहुत संभाल कर रखी हैं और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक रचना छत पर से जूते लेकर आई तब तक राघव जा चुका था। रचना ने देखा कि उसकी जूतियाँ गायब हैं। मेरी जूतियाँ कहाँ गईं? रचना पागलों की तरह पूरे घर में जूतियाँ ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने गुस्से में भैया को आपकी जूतियाँ फेंकते देखा था। मेघना, जूतियाँ ढूंढने में मेरी मदद करो। वे साधारण जूतियाँ नहीं है, वे मेरे लिए बहुत खास हैं। रचना और मेघना शाम तक जूतियाँ ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब राघव घर लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है और मेघना तुम्हारी नई भाभी। रचना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल लो। रचना को राघव का घर छोड़ना पड़ा। मेघना की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती और मेघना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। मेघना पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी। उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वह या तो बचा खुचा खाकर सो जाती या फिर भूखे पेट ही सो जाती। एक दिन मेघना को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। मेघना जल्दी से तैयार हुई, लेकिन उसे अपनी जूतियाँ नहीं मिल रही थीं। अब ये जूतियाँ कहाँ चली गईं? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मेरी जूतियाँ शायद कमरे में ही रह गई हैं। मेघना चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मेघना नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड पड़ रहा था, वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। मेघना उन ईंटों पर दौड़ती गई। उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वह 15 मिनट लेट क्लास में पहुंची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से घर तक छोड़ गए। मेघना अपने पैरों को देखकर रो रही थी। रचना भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी मेघना के सिर पर ऊपर मचान से एक जूती गिरती है। अरे, ये तो रचना भाभी की जूती है। उन्होंने इसे कितना ढूंढा था। मेघना मचान पर चढ़कर दूसरी जूती भी ढूंढ निकालती है। मेघना ने जूतियां पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने जूतियां अपने पैरों में डाली। जूतियां पहनते ही मेघना को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। मेघना ने जूतियां उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। मेघना की नई भाभी ने ये सब देख लिया। अच्छा, तो इसे कहीं से जादुई जूतियां मिल गई हैं। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी।
मेघना जब नहाने चली गई तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुंची। है तो ये जूतियां बहुत सुंदर, तोड़ने से पहले एक बार जूतियां पहनकर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही जूतियां पहनी उसके पैर घाव से भर गए। हाँ, अरे ये क्या हो गया? मर गई रे, मर गई। अरे अरे कोई मदद करो। मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? राघव अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। चिंता मत करना मेघना, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। मेघना ने जादुई जूतियां पहनी और कहा, हे जादुई जूतियों, मुझे रचना भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही मेघना रचना के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। मेघना रचना को घर की परिस्थिति और जादुई जूतियों के बारे में सारी बात बताती है। ये जादुई जूतियां मुझे एक सिद्धि प्राप्त ऋषि ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। मेघना अपनी पुरानी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। नीना के बर्थडे की सुबह उसके माँ और बाबा मिलकर उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस लेकर आए। शाम को घर सजा था और बस अब केक आने की देरी थी। दोनों माता पिता नीना को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर बाजार से केक और समोसा लाने गए। नीना इंतजार कर रही थी पर उसके माता पिता कभी वापस नहीं आए। उन दोनों की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तुम्हारे भाई बहन तो मर गए और इस लड़की को हमारे पल्ले छोड़ गए। इतनी महंगाई है, इसका खर्चा कौन उठाएगा? नीना को मजबूरन अपनी चाची के घर में रहना पड़ा। उसकी चाची ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया और उसे घर में काम करने बैठा दिया। देख नीना, तू मेरे घर का सारा काम करेगी, उसके बदले में खाना और सोने के लिए ये किचन मिल जाएगा तुझे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। जी चाची, मैं काम कर लूंगी चाची। नीना की चाची और उसकी बेटी स्वाति मिलकर नीना का जीना हराम कर दिया था। ठीक 1 साल बाद नीना का बर्थडे फिर आता है और वो अपने बर्थडे की ड्रेस को पकड़कर रोते हुए सो जाती है। दूसरी सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो ड्रेस उसके हाथों में चुभ रही थी। उसने अच्छे से देखा तो वो ड्रेस हीरे की बन चुकी थी। चाची, मुझे एक चीज सिखानी है आपको। नीना के चाचा उससे प्यार तो करते थे पर अपनी बीवी के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। नीना का उस घर में बस वही एक सहारा थे। बेटा, ये तो हीरा है, पूरा ड्रेस हीरे का है। हाँ, अब मैं क्या करूँ इसका? इसको अपने चाची से छुपा के रखना। भैया और भाभी की एक ही निशानी है तुम्हारे पास। जी चाचू। नीना रात रात को चुपके से वो ड्रेस पहनकर अपने आप को देखती थी आईने में। एक रात उसने देखा उसकी रजाई में एक बड़ा सा छेद है। काश मुझे एक नई रजाई मिल जाती। इस छेद की वजह से रात भर ठंड लगती रहती है। जैसे ही नीना ने ऐसा कहा, वो रजाई धीरे से चमकती हुई एक नई रजाई में बदल गई। नीना खुश हो जाती है और अपनी ड्रेस को फिर से छुपाकर सो जाती है। दूसरी सुबह, ए लड़की, उठ उठ जल्दी। जी चाची, मैं उठ गई। सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई ये रजाई? मैंने चोरी नहीं की चाची। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक चोर को पाल कर रखा है मैंने। गांव वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? पर चाची, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये इतनी सुंदर और नई रजाई तुझे तेरे मरे हुए माँ बाप देकर गए हैं? चाची, माँ बाबा के बारे में कुछ मत कहिए। चुप, बिल्कुल चुप। जुबान लड़ाती है। वो जो धोने को कपड़े निकाले हैं वो खुद धुल जाएंगे। जा काम कर अपना। नीना को दिन भर काम करने के बाद चाची उसे रात को गेहूं पीसने दे देती है और खुद आराम से सो जाती है। दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ, ऊपर से रात को भी चाची काम दे देती हैं। नीना उदास होकर गेहूं पीस रही थी कि उसे हीरे के ड्रेस की खनखनाहट सुनाई दी और उसे याद आया कि उसके पास वो जादुई हीरे की ड्रेस है। अच्छा हाँ, मैं तो उस ड्रेस की जादू से भी कर सकती हूँ ये सारे काम। नीना ड्रेस पहनती है और झट से सारा गेहूं खुद पिस जाता है। नीना उठ,
तुझे बोला था ना सारा गेहूं पीस देना। यहाँ खर्राटे मारकर सो रही है कामचोर। पर चाची, गेहूं तो पीस लिया सारा। क्या? हाँ, वो देखिए। चाची सारे पिसे हुए गेहूं को देखकर चौंक जाती है। धीरे धीरे नीना की जिंदगी अब काफी आसान हो जाती है। जब भी चाची कुछ काम देती तो नीना चुपके से अपने हीरे का ड्रेस पहनती और झट से काम कर लेती। एक दिन चाची और उसकी बेटी मिलकर बातें कर रहे थे। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की सारा का सारा काम टाइम पर कैसे खत्म कर लेती है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि कुछ दिनों से बड़ी खुश रहती है। चाहे जितना भी काम दे दो उसे, मुस्कुराते हुए मान जाती है। जितना काम हम उसको देते हैं उतना तो कोई रोबोट भी ना कर पाए आसानी से। ये कैसे कर लेती है? इस पर नजर रखनी पड़ेगी बेटी। माँ बेटी मिलकर नीना पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं। चाची नीना को बहुत सारा काम देकर आधी रात तक उसके बगल में बैठी रहती है। जैसे ही चाची की आंख लगती है, नीना अपने हीरे का ड्रेस निकालकर सारा काम खत्म कर लेती है। पर अचानक वहाँ स्वाति आ जाती है। माँ, उठो माँ, देखो इसके पास ये जादुई ड्रेस है। हाँ, वही तो मैं सोचूं कि इतना सारा काम कैसे कर लेती है तू। ला, दे मुझे। नहीं, ये मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है। माँ, ये तो हीरे लगे हुए हैं इसमें। साली एहसान फरामोश, मैं 1 साल से तुझे पाल रही हूँ। तेरे सारे खर्चे खुद के पैसों से कर रही हूँ और सारे हीरे खुद के लिए रख रही है तू। अब तो ये ड्रेस मैं लेकर ही रहूंगी। नहीं, प्लीज प्लीज चाची, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही चाची नीना का ड्रेस छीनने आती है, सारे हीरे कांच में बदल जाते हैं और चाची के हाथों में चुभ जाते हैं। हाय, कितना दर्द हो रहा है। स्वाति, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? छीन ले उसकी ड्रेस। स्वाति भी अपनी माँ की तरह नीना के बदन से ड्रेस उतारने जाती है तो हीरे कांच बनकर उसके पूरे शरीर में चुभ जाते हैं। माँ, मुझे भी लग गई। बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। इसको गिरा देते हैं इस ड्रेस के ऊपर, सारे कांच चुभकर मर जाएगी, फिर ये ड्रेस हमारा। चाची और स्वाति मिलकर नीना को गिराने आते हैं, पर नीना जब वो ड्रेस पहने हुए गिरती है तो उसके लिए वो ड्रेस बिल्कुल रुई सी मुलायम बन जाती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आज हीरे के लिए आप मेरी जान भी लेने को तैयार हो। अरे नहीं नहीं बेटी, हमें छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? हम तो तुम्हारे माता पिता की समान हैं। रह जाओ तुम यहाँ, बस बीच बीच में थोड़े हीरे देते रहना। नीना गुस्से में अपना सारा सामान और हीरे का ड्रेस पैक करके घर से निकल जाती है। अपने ड्रेस से छोटे छोटे हीरे निकालकर वो खुद के लिए एक घर खरीद लेती है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है शहर में। नीना अपनी चाची और उसकी दुष्ट बेटी से दूर अपनी एक नई और खुशहाल जिंदगी बिताती है। आकाश और प्रीति का कुछ दिनों पहले ही विवाह हुआ था। आकाश और उसके पिता दीनानाथ ऊन का व्यापार करते थे। वे भेड़ के बालों से ऊन तैयार करते और फिर उन्हें बाजार में बेचते। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षों से उनके गांव में सर्दी बहुत कम हो गई थी और गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसलिए ऊन की बिक्री लगातार घटती जा रही थी। आकाश, इस महीने कितनी ऊन बिकी? पिताजी, इस महीने 3 दर्जन लच्छियां भी नहीं बिक पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा माल खराब हो जाएगा। आकाश और दीनानाथ व्यापार की चिंता के कारण दुबले होते जा रहे थे। एक दिन दीनानाथ का एक दोस्त उनके घर आया। अरे राम गोपाल, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कहाँ गायब थे इतने दिनों तक? तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में ऊन का धंधा चौपट होता जा रहा है, इसलिए मैं ऊन बेचने महिपालगंज गया था। महिपालगंज में मैंने तो सुना है वो यहाँ से बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है। हाँ, तुमने ठीक सुना है,
वहां तक पहुंचने में रास्ते में कई खतरे भी हैं, लेकिन वहां ऊन खूब महंगी बिकती है और खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। मैंने वहां 1 महीने में इतना कमा लिया जितना मैं 1 साल में इस गांव में नहीं कमा पाऊंगा। मेरी मानो तो तुम भी वहीं ऊन बेचने जाओ, अमीर होकर लौटोगे, लेकिन जाना बहुत सावधानी से, रास्ते में जानलेवा खतरे हैं। इतना कहकर राम गोपाल चला गया। आकाश और दीनानाथ ने निर्णय लिया कि महिपालगंज कितनी भी दूर क्यों ना हो और रास्ते में कितने भी खतरे क्यों ना आए, लेकिन वे वहां जाएंगे और ऊन बेचकर लौटेंगे। बहू, कल सुबह ही हम महिपालगंज के लिए निकलेंगे। खाने पीने का कुछ सामान तैयार कर दो। अगले दिन जब आकाश और दीनानाथ निकल रहे थे तो प्रीति उनसे बोली, आप लोग सामान के साथ ये विशेष रोटियां भी लेते जाइए। इन रोटियों में विशेष क्या है? ये जादुई रोटियां हैं। जब खाना खत्म हो जाएगा तो ये आपके काम आएंगी। 3 बातों का ध्यान रखना। इनका उपयोग केवल मुसीबत के समय करना है। दूसरी बात, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तीसरी बात, इन्हें खाने के बाद इंसान केवल सच बोल सकता है। सामान और जादुई रोटियां लेकर पिता और पुत्र महिपालगंज की ओर निकल पड़े। कुछ ही दिनों में उनके खाने पीने का सामान खत्म हो गया। पिताजी, अब हमें जादुई रोटियां खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम अपने साथ जो खाना लाए थे वो समाप्त हो चुका है। एक रात जादुई रोटियां खाने के बाद जब आकाश और दीनानाथ आराम कर रहे थे तो आकाश को पेशाब लगी। पिताजी, मैं पेशाब करके अभी आता हूँ। आकाश पेशाब करने कुछ दूरी पर जंगल में गया। जंगल में डाकुओं का गिरोह घात लगाए बैठा था। डाकुओं ने आकाश को पकड़ लिया। बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? जो भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। आकाश डाकुओं से झूठ बोलना चाहता था कि उसके पास सिर्फ कुछ 1000 रुपए हैं, वे रुपए ले लें और उसे छोड़ दें। लेकिन आकाश ने जादुई रोटियां खाई हुई थीं, इसीलिए उसने सारा सच उगल दिया। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे पिताजी लेटे हुए हैं। हम दोनों के पास सैकड़ों दर्जन ऊन की लच्छियां और कुछ 1000 रुपए हैं। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना माल है। हमने समझा तुम अकेले ही हो, लेकिन तुम बहुत ईमानदार लगते हो, इसलिए तुमने अपने पिताजी और सारे सामान के बारे में बता दिया। तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैंने तुम जैसा ईमानदार सच बोलने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। आकाश कुछ देर बाद अपने पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। मैंने सच जानबूझकर नहीं बोला, मैं तो झूठ बोलना चाहता था, लेकिन जादुई रोटियों के कारण मेरे मुंह से सच निकल गया। अच्छा हुआ तुमने जादुई रोटियां खाई थी, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाते। सुबह हुई तो दोनों पिता और पुत्र आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में आगे कालिया नाम का एक शिकारी रहता था। शिकारी ने अपने पास एक शेर पाल रखा था। जो भी जंगल से गुजरता वह उसके ऊपर अपना पालतू शेर छोड़ देता। शेर इंसानों को खा जाता और लोगों की सारी धन दौलत कालिया की हो जाती। कालिया का परिवार कई दिनों से भूखे मरने की हालत में आ गया था, क्योंकि कई दिनों से जंगल से कोई भी नहीं गुजरा था। पिताजी, मुझे रोटियां दीजिए, बहुत भूख लग रही है। बेटा इंतजार करो, यहाँ से कोई गुजरेगा तो मैं कुछ लूट पाऊंगा और हमें खाने को मिलेगा। कालिया का बेटा नाराज नदी किनारे चला गया। उसने देखा कि नदी किनारे 2 आदमी बैठकर रोटी खा रहे हैं। वे दोनों आकाश और दीनानाथ थे। आकाश की नजर लड़के पर पड़ी। वह समझ गया कि लड़का भूखा है। पिताजी, वो लड़का हमारी रोटी की तरफ देख रहा है। क्या मैं उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दूं? हाँ बेटा, दे दो। वैसे भी बहू ने कहा था कि जादुई रोटी कम नहीं होती। आकाश ने शिकारी के बेटे को रोटी खिला दी। फिर वे दोनों अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। शिकारी कालिया पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। अरे वाह,
आज तो लगता है दो अमीर व्यापारी इस रास्ते पर आ रहे हैं। जा मेरे शेर, उन दोनों को खा जा, फिर उनका सारा माल मेरा। कालिया आकाश और दीनानाथ के ऊपर शेर छोड़ने ही वाला था कि तभी कालिया का बेटा वहां आ गया। पिताजी, वो दोनों भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे रोटी खिलाई, आप उन दोनों का शिकार नहीं कर सकते। इस तरह आकाश और दीनानाथ शिकारी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ और दिन चलने के बाद आखिरकार वे महिपालगंज पहुंच गए और उन्होंने अपनी ऊन खूब अच्छे दामों में बेच दी। पिताजी, लौटने से पहले एक बार ये गांव घूम लेते हैं। ऐसा सुंदर गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोनों पिता पुत्र गांव घूमने लगे। उधर गांव में गांव के सबसे अमीर व्यापारी की पत्नी का बेशकीमती हीरों का हार खो गया था। व्यापारी जानता था कि उसके 2 दर्जन नौकर में से ही किसी ने हार चुराया है, लेकिन कोई भी नौकर चोरी कबूलने को तैयार नहीं था। व्यापारी को पता लगा कि गांव में बहुत दूर से पिता और पुत्र आए हुए हैं, जिनके पास जादुई रोटियां हैं, जिन्हें खाकर इंसान सिर्फ सच ही बोलता है। व्यापारी ने आकाश और दीनानाथ को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। आप हमारी रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। व्यापारी ने अपने सभी नौकरों को जादुई रोटी खिला दी और उन सभी से एक एक करके पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। आखिरकार एक नौकर ने चोरी की बात कबूल दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने दीनानाथ से वादा किया कि वह हर साल उनकी ऊन खरीदेगा। आकाश और दीनानाथ ढेर सारा धन लेकर अपने गांव लौट आए। बहू, तुम्हारी रोटियों की वजह से ही हम जिंदा हैं, इतना धन कमाकर लौट पाए हैं। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। केतकी एक जवान सुंदर इच्छाधारी नागिन थी। केतकी अपने समूह के साथ नदी के किनारे एक भूमिगत बिल में रहती थी। केतकी के माँ बाबा भी उसकी ही तरह इच्छाधारी नाग नागिन थे। केतकी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। पर माँ, मैं कैसे चुनूंगी? यहाँ इतने सारे युवा हैं। जो तुम्हें भा जाए उसे चुन लो और उसके साथ ही रहो, वही तुम्हारा जीवन साथी रहेगा। जी माँ। अब केतकी अपने जीवन साथी की खोज में निकल पड़ी। वो अपने नाग रूप में कई दूसरे नागों से बात करने लगी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन की बात है, केतकी नदी किनारे अपने नाग रूप में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। पकड़ो भोला, मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम्हें अपनी टोपी चाहिए तो मुझे पकड़ो। अब तो तू मेरे हाथ से गया बच्चू। अच्छा। केतकी की नजर रुद्र पे अटक गई और बस उसे रुद्र भा गया। केतकी को अपनी माँ की बात याद आई। जो तुम्हें भा जाए उसे चुन लो और उसके साथ ही रहो, वही तुम्हारा जीवन साथी रहेगा। केतकी ने सोच लिया कि रुद्र ही उसका जीवन साथी बनेगा। अब केतकी रुद्र के पास गई। यार, इस नदी के पास कितनी शांति है ना? अरे, माँ बोलती है जहाँ ज्यादा शांति होती है वहाँ खतरा होता है। अरे ओ माँ के लाडले, अरे रे रे रे, सांप सांप, भाग रुद्रा भाग। भोला और रुद्र दोनों यहाँ वहाँ भागने लगे और केतकी रुद्र के पीछे ही पड़ गई। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से केतकी से अपना पीछा छुड़ाया। केतकी निराश थी। माँ, मुझे जो पसंद आया वो तो मुझे देखकर ही भाग जाता है।
कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तुम्हें उसका मन जीतना होगा, पर कैसे? अब ये तो तुम्हें ही सोचना है। अगले दिन केतकी वापस रुद्र का इंतजार करने लगी, लेकिन रुद्र नदी के पास नहीं आया। मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढती हूँ। केतकी निकल पड़ी अपने प्यार की तलाश में। आखिर केतकी को रुद्र मिल गया, अपने दोस्त भोला के साथ गप्पे लड़ाते। अबे, कल तो वो सांप हमें ढसी लेता। नाम मत ले उस सांप का। तू जानता नहीं क्या, मुझे सांप से डर लगता है। कल मैंने अपनी जान कैसे बचाई मुझे ही पता है। हाँ यार, कल तो बाल बाल बचे। केतकी ये सब सुन रही थी। मतलब इसे मेरे नाग रूप से डर लगता है, लेकिन अगर मैं किसी युवती के रूप में इसके सामने आऊं तो शायद इसे डर ना लगे। केतकी वापस अपनी नदी के पास गई। उसने ठान लिया था कि अब जब वो रुद्र से मिलेगी तो एक लड़की बनकर। केतकी अपनी माँ के पास गई। क्या हुआ केतकी? माँ, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, लेकिन उसके लिए शायद मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़े। तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर बेटी एक समय के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर पति के साथ रहने लगती है, यही नियति है। फिर केतकी ने अपना रूप बदला और वो एक सुंदर युवती बन गई। शायद ये रूप रुद्र को पसंद आए। केतकी रुद्र के सामने आई। केतकी को देखकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई रुद्रा, सुन। रुद्रा, रुद्रा! भोला इतना कुछ बोल रहा था, लेकिन रुद्र की नजर केतकी से हट ही नहीं रही थी। रुद्र को पहली नजर में प्यार हो गया और फिर केतकी और रुद्र की शादी हो गई। इस तरह एक इच्छाधारी नागिन ने एक इंसान को अपना जीवन साथी बना लिया। रामगढ़ के गरीब किसान मिथुन की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। मिथुन की पत्नी रानी हमेशा दुखी रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन मिथुन और रानी ने उनके गांव के नाग देवता से प्रार्थना की। हे नाग देवता, मेरी सूनी कोख भर दीजिए। दोनों ने नाग देवता से प्रार्थना की और फिर नाग देवता को दूध भी चढ़ाया और फिर नाग देवता की कृपा हुई। शादी के इतने वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो पूरा गांव चौंक गया, क्योंकि वो एक सांप का बच्चा था। गांव वालों ने मिथुन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उस सांप से छुटकारा पाले, लेकिन मिथुन और रानी अपने बच्चे को नाग देवता का आशीर्वाद मानकर पालने लगे। देखते ही देखते 20 वर्ष पूरे हुए और अब रानी को एक चिंता सताने लगी। अब क्या हुआ तुम्हें? अब तो सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक ही है। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उसका क्या? अब उसका क्या कर सकते हैं? मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे बेटे से शादी करेगा कौन? कोई ना कोई तो जरूर होगी। और अब मिथुन अपने बेटे के लिए दुल्हन की खोज में निकल पड़ा। महाराज, मेरा बेटा एक नाग है जो नाग देवता के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। क्या आप मुझे उसके लिए उचित दुल्हन ढूंढने में मदद कर सकते हैं? एक नाग से विवाह
सिर्फ नाग जाति के कबीले वाले ही कर सकते हैं। वो कबीला उत्तरी दिशा के जंगल में रहता है। मिथुन कबीले की खोज में चल पड़ा। उत्तरी जंगल में उसे वो कबीला दिखा और कबीले के सरदार से मिथुन ने बात की। तो ये बात है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी कबीले में मिथुन और रानी के सामने उनके बेटे नागेश और नीलिमा की शादी हो गई। शादी के बाद नीलिमा और नागेश मिथुन के घर में रहने लगे। एक पूर्णिमा की रात नागेश ने अपना नाग रूप छोड़ा और वो एक सुंदर युवक बन गया। ये देख नीलिमा चौंक गई। हे भगवान, अभी ससुर जी और सासू माँ को बताती हूँ। नीलिमा, उन्हें कुछ मत बताओ, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब से हर रात नागेश इंसानी रूप में आ जाया करता था और नीलिमा और मिथुन बहुत सी बातें किया करते थे। एक रात मिथुन को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा तो नागेश नाग से एक इंसान बन गया था। वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी पत्नी के पास गया। रानी उठो, जल्दी उठो। मिथुन ने रानी को अपना बेटा दिखाया। हाँ, ये तो एक युवक है। हाँ, अब तुम यहीं रुको। मिथुन चुपचाप कमरे में गया और उसने वो सांप की खाल उठाई और उसे आग लगा दी। पिताजी धन्यवाद, आपने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं कभी भी सांप के रूप में नहीं लौटूंगा। मेरा श्राप टूट गया। रानी ने अपने बेटे को गले लगाया और इस दिन के बाद उनका परिवार हमेशा खुश रहा।